देखो दोस्तों, अब हम विलयन का प्रकार पढ़ेंगे। तो विलयन का प्रकार प्रायोगिक विलयन की सांद्रता की तुलना जैविक घटक की सांद्रता से करने पर। प्रायोगिक विलयन की सांद्रता की तुलना जैविक घटक की सांद्रता से करने पर विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अलपराश्री, अतिपराश्री और समपराश्री। तो देखो दोस्तों, ये बीकर है, बीकर में क्या है? जल है। और ये जो इसमें जो जल है 95% सांद्रता कितनी है? 5%। जल कितना है? 95 सांद्रता 5% है। जैविक घटक में जल कितना? 90% सांद्रता 10% है। तो इसमें क्या होगा कि इस प्रायोगिक विलयन की सांद्रता क्या है? कम है। तो ये क्या हो गया? अलपराश्री। क्योंकि अपने जो है प्रायोगिक विलयन की सांद्रता की तुलना किससे कर रहे हैं? जैविक घटक में। यहाँ जो है इस जैविक घटक की सांद्रता कितनी है? 5%। और प्रायोगिक विलयन की सांद्रता कितनी है? 10%। तो यहाँ सांद्रता ज़्यादा हो गया तो अतिपराश्री है। यहाँ जो जल ये जो सांद्रता कितनी है? 10 है। यहाँ कितनी है? 10 है। तो इसकी सांद्रता 10 है, इसकी सांद्रता 10 है, तो ये कितना हो गया? समपराश्री। इस प्रकार ये जो विलयन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। क्योंकि अपन जो है प्रायोगिक विलयन की सांद्रता की तुलना जैविक घटक की सांद्रता से करने पर विलयन कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है। विलयन कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का हो जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ अपन जैसे मान लो मैं यहाँ जो इसकी जो ये तो हो गया। अब मैं यहाँ इसके आगे ले रहा हूँ। देखो इसमें लिखा रहा हूँ आगे, नीचे देखो। अब कैसे? ये तो हो गया इसमें अतिपराश्री, ये जो है ये तो अलपराश्री, ये समपराश्री, ये अतिपराश्री, ये क्या हो गया? समपराश्री। अब आगे देखो, ये तो चित्र के द्वारा था। अब इनकी परिभाषा समझो। देखो अब यहाँ अब इनकी परिभाषा क्या है? देखो, जब प्रायोगिक विलयन की सांद्रता, यहाँ परिभाषा क्या है? जब प्रायोगिक विलयन प्रायोगिक विलयन विलयन की सांद्रता जैविक घटक से कम होने पर विलयन अलपराश्री होता है। अलपराश्री होता है। ठीक है। जब प्रायोगिक विलयन की, अब इसमें क्या हो गया? जब प्रायोगिक विलयन की सांद्रता, जब प्रायोगिक विलयन की सांद्रता जैविक घटक से अधिक होने पर, सांद्रता जैविक घटक से अधिक होने पर विलयन क्या होता है? अतिपराश्री होता है। अतिपराश्री होता है। अब क्या हो गया? जब प्रायोगिक विलयन की सांद्रता, जब प्रायोगिक
विलयन की सांद्रता जैविक घटक की सांद्रता के समान होने पर विलयन संप्रासरी होता है। तो देखो ये जो है इसमें जैसे मान लो इसके अंदर है भाई, इसमें जो प्रायोगिक विलयन, इसलिए जो प्रायोगिक विलयन है, प्रायोगिक विलयन की सांद्रता जैविक घटक की सांद्रता से कम होने पर अल्पप्रासरी, प्रायोगिक विलयन की सांद्रता जैविक घटक से अधिक होने, सांद्रता से अधिक होने पर अतिप्रासरी और समान होने पर क्या होता है, संप्रासरी। अब आगे देखो, जब किसी, अब देखो अगला क्या है, जब किसी जैविक घटक को, तो प्राशन दो प्रकार का होता है, कौन सा, अंतःप्राशन और बहिःप्राशन। जब किसी जैविक घटक, अभी जैसे मान लो उसमें जो प्राशन के अनुसार जल क्या निकलता है, जल क्या करता है अंदर प्रवेश। जब किसी जैविक घटक को अल्पप्रासरी विलयन में रखने पर प्रासरण के नियमानुसार जल के अणु जैविक घटक में प्रवेश करते हैं। इसे अंतःप्रासरण कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर मान लो जल, जैसे मान लो यहाँ क्या है, ये जैसे मान लो यहाँ ये प्रायोगिक विलयन है और ये जैविक घटक है, और ये अल्पप्रासरी। तो जल के अणु क्या करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे। तो जल के अणु प्रवेश करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, अंतःप्रासरण। क्या कहेंगे, अंतःप्रासरण। और जब देखो, जब किसी जैविक घटक को अतिप्रासरी विलयन में रखने पर प्रासरण के नियमानुसार जल के अणु बाहर आते हैं। इसे बहिर्प्रासरण कहते हैं। बहिर्प्रासरण कहते हैं। देखो जैसे कैसे मान लो ये क्या है, एक विलयन है, ये यहाँ ये क्या है, जैविक घटक है, ये जैविक घटक है, और ये कौन सा विलयन है, अतिप्रासरी विलयन है। तो इसमें जल के अणु क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। तो जल के अणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाता है, बहिर्प्रासरण। जल के अणु क्या निकलता है, बाहर निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं,
बहिर्प्रासरण कहते हैं। और उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो वो अंतःप्रासन हो गया, इसमें बाहर निकल रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि जल के अणु क्या करते हैं, यहाँ देखो जल इस अल्पराशि में जल जाता है तो ये अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवेश करेंगे तो अंदर जाएंगे। यहाँ जल के अणु किसमें, जैविक घटक में ज्यादा है और इसमें कम है तो ये बाहर निकलेंगे। किसके अनुसार, प्राशन के नियमानुसार। क्योंकि प्राशन की परिभाषा क्या है, विलायक के अणु अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की और किसी अर्धपारगम्य में जल से प्रसारित होने को क्या कहेंगे, प्राशन कहते हैं। तो यहाँ तो जल के अणु क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं जल के अणु, या तो जल के अणु क्या कर रहे हैं, अंतःप्राश में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ जल के अणु क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। अब देखो जब क्या होगा, जब किसी जैविक घटक को संप्रासरी विलयन में रखते हैं, जब किसी जैविक घटक को संप्रासरी विलयन में रखते हैं तो प्रासरण का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जल के अणु न तो प्रवेश करते हैं और न ही बाहर आते हैं। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, अतः ये क्या हो गया, अब इसमें देखो न तो जल के, ये जैविक घटक है तो ये है तो जल के न तो अंदर जाएंगे न बाहर आएंगे, तो ये क्या हो गया, संप्राशन। प्राशन का नियम प्राशन के लिए लागू ही नहीं होता है, लागू ही नहीं होता है। इसमें प्राशन का नियम क्या नहीं होता, लागू ही नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, प्राशन का नियम लागू ही नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, जब प्रायोगिक विलयन को जो है कि सांद्रता जैविक घटक से कम होती है तो अल्पराश से विलयन होता है, और सांद्रता प्रायोगिक विलयन सांद्रता अधिक होगी तो अतिप्राश होता है, समान होती है तो समप्राश होता है। जब किसी जैविक घटक को अल्पराशी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं अंतःप्राशन। और जब किसी जैविक घटक को अतिप्राशी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु बाहर निकलते हैं। किसके अनुसार, प्राशन के नियमानुसार। क्योंकि जल के प्राशन के अनुसार जल के अणु अपने अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करेंगे, तो यहाँ तो क्या होगा, इस विलयन में जल जाता है तो यहाँ से प्रवेश करेगा, और यहाँ जैविक घटक में जाता है जल के अणु 95% है तो वो बाहर आएगा। इसमें दोनों में ही समान है तो यहाँ प्राशन का नियम लागू ही नहीं होता है। अब देखो, अब क्या होगा, अंतःप्राशन के कारण जैविक घटक का आयतन बढ़ता है। इसे जीवद्रव्य
विकुंचन, जीद्रे विकुंचन या डिप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, या डिप्लाज्मोलाइसिस, डिप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। उदाहरण किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना। ठीक है। अब देखो, बहिर्प्राशन के कारण किशमिश का फूलना, फूलना, बहिर्प्राशन के कारण जैविक घटक, घटक का आयतन, आयतन घटता है, घटता है। इसे जीवद्रव्य, जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। उदाहरण अंगूर का किशमिश में बदलना, अंगूर का किशमिश में बदलना। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि प्राशन का प्रदर्शन ही नहीं होता है, प्राशन का प्रदर्शन नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, तीन प्रकार के जो अलप्राश्री और अतिप्राश्री और संप्राश्री विजन के ये वर्णन है। अंतःप्राशन के कारण हमेशा जीवद्रव्य का आयतन बढ़ता है, इसे जीवद्रव्य जो विकुंचन या डिप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जैसे किशमिश का फूलना। बहिर्प्राशन के कारण हमेशा जैविक घटक का आयतन घटता ही है, इसे जो है जीवद्रव्य कुंचन या जो है प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे अंगूर का किशमिश में बदलना, अंगूर जीवद्रव्य पिछड़ जाएगा, जीवद्रव्य का जाएगा पिछड़ जाएगा, उसमें अगर जल के अणु, जैसे मान लो इसमें जल के अणु प्रवेश करेंगे तो फूल जाएगा, इसमें जल के अणु बाहर निकलेंगे तो अंगूर किशमिश बदल जाएगा, किशमिश में बदल जाएगा। इसमें प्राशन का प्रदर्शन नहीं होता है। अब देखो, इसमें क्या होगा, जीवद्रव्य स्तर रहेगा। इसमें क्या होगा, जीवद्रव्य स्तर नहीं होता है, अतः जीवद्रव्य स्तर रहेगा। तो देखो, किस प्राशन के कारण जैविक घटक का आयतन जैविक घटक का आयतन बढ़ता है, अंतःप्राशन के कारण। ठीक है, या किस अंतःप्राशन के कारण, और इसमें क्या होगा, या इसमें जो है किसमें अलप्राश्री विलयन के कारण, और इसमें जो है जैविक घटक का आयतन घटता है कब, बहिर्प्राशन या अतिप्राश्री विलयन में जैविक घटक को रखने पर। और जीवद्रव्य स्तर कब रहता है, जब जैविक घटक को संप्राश्री विलयन में रखा जाता है या प्राशन का प्रदर्शन नहीं होता है। तो जैविक घटक क्या होता है, स्थिर होता है, अंतःप्राशन के कारण बढ़ता है, बहिर्प्राशन के कारण घटता है, और जब प्रदर्शन नहीं होता है प्राशन का तो वो जीवद्रव्य क्या होता है, स्थिर रहता है। अब देखो, इसमें कुछ नोट है। ये तो आपके इसमें विलयन के प्रकार हो गए।
अब आता है नोट। अति प्रासी विलयन हमेशा जीवित सिकुड़ेगा ही। देखो नोट है, नोट अति प्रासी विलयन के कारण, अति प्रासी विलयन के कारण जीव द्रव्य हमेशा सिकुड़ता है। जीव द्रव्य हमेशा क्या करता है? सिकुड़ता है। देखो, और दूसरा क्या है? जीव द्रव्य कुंचन का प्रदर्शन रोइयो डिस्कलर पादप की पर्ण में होता है। ये इसका उदाहरण है। इसमें पर्ण की अधिचरण में होता है। ये देखा गया, पर्ण की अधिचरण में देखा गया है। पर्ण की अधिचरण में देखा गया है। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। अब आता है देखो प्राशन का महत्व। रोइयो डिस्कलर पादप की पत्तियों में प्राशन का प्रदर्शन देखा गया है। अब आता है प्राशन का महत्व। देखो प्राशन का महत्व, तो देखो प्रासरण के कारण जल के अणु मूल रोम में प्रवेश करते हैं। मूल रोम में प्रवेश करते हैं। मूल रोम में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अब आगे क्या है? प्रासरण के कारण कोशिका होती है स्थिति अवस्था में बनी रहती है। प्रासरण के कारण कोशिका स्फीति अवस्था में बनी रहती है। कौन सी अवस्था में बनी रहती है? स्फीति अवस्था में बनी रहती है। देखो प्रासरण के कारण ही जल के अणु पौधों के विभिन्न भागों में वितरित होता है। प्रासरण के कारण ही जो है जीवद्रव्य फ्रीजिंग और शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी होता है। देखो प्रासरण के कारण ही पादपों में हिमीकरण एवं शुष्कन
एवं शुष्कन की क्रिया होती है। प्राशन के कारण पादपों में हिमीकरण और शुष्कन की क्रिया होती है। तो ये प्राशन का महत्व है। प्राशन के कारण जल के अणु मूलों में प्रवेश करते हैं। प्राशन के कारण कोशिका स्फीति अवस्था में आते हैं। प्राशन के कारण जल पौधों में विभिन्न भागों में वितरित होता है। प्राशन के कारण हिमीकरण और शुष्कन की क्रिया होती है। इस प्रकार ये जो है प्राशन का क्या है, महत्व है। ये क्या है, प्राशन का महत्व है। तो देखो, प्राशन के कारण जल के अणु मूलों में प्रवेश करते हैं। प्राशन के कारण कोशिका स्फीति अवस्था में बनी रहती है। प्राशन के कारण जल के अणु पौधे के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं। जल के अणु विभिन्न भागों में वितरित होते हैं। प्राशन के कारण पादपों में हिमीकरण और शुष्कन की क्रिया होती है। तो देखो, कोशिका में जो है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, तो देखो कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब या प्राशन के कारण कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो देखो, प्रासरण के कारण कोशिका में उत्पन्न भिन्न दाब। देखो दोस्तों, ये बीकर है, ये क्या है, बीकर, और इसमें ये क्या है, जल है, और जल के अंदर ये क्या है, जैविक घटक। बीकर और ये क्या है, जल और जैविक घटक है। अब देखो, जब जल के अणु अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रसारित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। तो जब क्या होता है, प्रासरण क्रिया का विरोध विलाय के अणु करें या प्राशन क्रिया का विरोध विलाय के अणु करें तो इसे क्या कहते हैं, प्राशन दाब। तो विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। पहला दाब क्या होता है, प्रासरण दाब। पहला कौन सा होता है, प्राशन दाब। पहला है आपके प्राशन दाब। प्रासरण दाब किसके, ओपी, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके द्वारा, विलायक के अणु द्वारा। विलायक के अणु द्वारा। अब क्या है, अब इस प्राशन का विरोध, ये जो जैविक घटक है स्फीति दाब, जैविक घटक क्या है, ट्रांजिटिव टीपी, इसको बोलते हैं स्फीति दाब। तो देखो, स्फीति दाब क्या है, स्फीति दाब टीपी ट्रिगर प्रेशर क्या है, जीवद्रव्य द्वारा। ये किसके द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा। प्राशन दाब के विपरीत जीवद्रव्य द्वारा लगाया गया वह दाब जो प्राशन क्रिया का क्या करे, विरोध करे। प्राशन का क्या करे, विरोध करे। क्या कहलाता है, स्फीति दाब कहलाता है। अब आता है वित्तीय दाब। अब क्या आता है,
भित्ति दाब WP, ये किसके द्वारा? कोशिका भित्ति द्वारा, कोशिका भित्ति। अब ये क्या? कोशिका भित्ति द्वारा लगाया गया वह दाब जो क्या करे? स्फीति दाब का विरोध करे। क्या कहलाता है? भित्ति दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? भित्ति दाब कहलाता है। भित्ति दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दाब तो ये हो गए। तो प्राशन दाब क्या है? प्राशन दाब क्या है? विलायक के अणु द्वारा लगाया गया वह दाब, विलायक के अणु द्वारा लगाया गया वह दाब जो किसका विरोध करे। तो कुछ पर विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जैसे मान लो परिभाषा लिखा है, परिभाषा के अंदर अपन लिखे हैं, तो कौन कौन से आगे आपके? प्राशन दाब, निम्न दाब होते हैं। तो देखो प्राशन दाब क्या है? विलायक अणु द्वारा लगाया गया दाब, प्राशन के विरुद्ध विलायक अणु द्वारा लगाया गया दाब प्राशन दाब कहलाता है। प्राशन दाब के विपरीत कोशिका जो जीवदेह द्वारा लगाया गया वह दाब जो प्राशन दाब का विरोध करे स्फीति दाब कहलाता है। और भित्ति दाब जो कोशिका भित्ति द्वारा लगाया गया वह दाब जो स्फीति दाब का विरोध करे भित्ति दाब कहलाता है। तो निम्न प्रकार के देखो दाब होते हैं: प्राशन दाब, स्फीति दाब और भित्ति दाब। तो देखो इसमें प्राशन दाब क्या है? विलायक अणु द्वारा लगाया गया वह दाब जो प्राशनों का विरोध करता है। स्फीति दाब जीवदेह द्वारा लगाया गया वह दाब जो प्राशनों का विरोध करता, प्राशन दाब का विरोध करता है। भित्ति दाब कोशिका भित्ति द्वारा लगाया गया वह दाब स्फीति दाब का विरोध करता है। तो देखो पहला आता है आपके प्राशन दाब। प्राशन दाब जे विलायक के अणु द्वारा, विलायक के अणु द्वारा लगाया गया वह दाब जो प्रासरण का विरोध करता है, विरोध करता है, ओपी कहलाता है। दूसरा क्या है? स्फीति दाब। ये तो हो गया आपके ओपी और ये क्या हो गया? टीपी। टीपी क्या है? जीवदेह द्वारा, जीवदेह द्वारा लगाया गया वह दाब जो प्रासरण दाब का विरोध करता है स्फीति दाब कहलाता है। स्फीति दाब कहलाता है। अब आता है भित्ति दाब। भित्ति दाब WP कोशिका भित्ति द्वारा लगाया गया वह दाब जो स्फीति दाब का विरोध करता है भित्ति दाब कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के हो गया। अब आपके आता है, एक होता है विषम दाब, न्यून दाब।
एक आता है विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता DPD, डिफ्यूज प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूज प्रेशर डेफिसिट। अब देखो इसमें क्या है, विलायक के अणुओं के विसरण और विलयन के अणुओं के विसरण में जो अंतर आता है उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। विलायक के अणुओं का विसरण एवं विलयन के अणुओं के विसरण के अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। देखो विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अब जैसे मान लो ये क्या है, विलायक के अणु, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इसको मैं ऊपर ले रहा हूं। तो देखो अपन ने विभिन्न प्रकार के दाब पढ़े, क्या क्या पढ़े। एक तो पढ़ा अपन ने प्राशन दाब, ओपी पढ़ा, फिर पढ़ा स्फीति दाब, टीपी, फिर पढ़ा भित्ति दाब, डब्ल्यूपी, और फिर पढ़ा अपन ने विसरण दाब न्यूनता DPD। तो देखो विलायक के अणु DPD, विलायक के अणुओं का विसरण एवं विलयन के अणुओं में विसरण के अंतर को विसरण दाब न्यूनता DPD कहते हैं। तो ये तो क्या है, विलायक न्यूनता कहते। तो देखो अणु विसरण के अणुओं में अंतर को क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अब विलायक के अणु का विसरण कितना है, 100 है। विसरण कितना है, 100। अब विलयन बनने पर इसमें जो अशुद्धि बनाने विलयन बनेगा, विलयन के अणु का विसरण कितना है, 85 है। तो DPD कितना होगा, DPD क्या होगा, विलायक के अणुओं का विसरण और विलयन के अणुओं के विसरण के अंतर को। तो DPD कितना होगा, 100 माइनस 85 बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो DPD कितना आया, 15। तो विलायक के अणुओं के विसरण और इसको जो है, अब इसको दूर किया जाता है। कैसे किया जाता है, विलायक के अणु मिलाने पर विसरण दाब न्यूनता हमेशा कम होती है।
अतः इसे चूषण दाब भी कहते हैं। तो ये अंतर आ गया कितना 15, तो चूषण दाब न्यूनतम हो गया। नोट, नोट जल के अणु मिलाने पर डीपीडी कम होती है, अतः इसे चूषण दाब भी कहते हैं। चूषण दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूषण दाब भी कहते हैं। इसे चूषण दाब भी कहते हैं। नोट जल के अणु मिलाने पर डीपीडी, जल के अणु मिलाने पर डीपीडी कम होती